सीआरपीसी 1973 के प्रमुख प्रावधान क्या है, इसमें कौन कौन से ऐसे प्रमुख प्रावधान हैं जिनको प्रत्येक व्यक्ति को जानना बहुत ज़रूरी है। तो इनमें जो सबसे पहला और प्रमुख प्रावधान है वो है कि अपराध निवारण, अर्थात कोई भी अपराध जब होता है, पहला तरीका तो ये होता है कि अगर कोई अपराध हो गया है तो पुलिस जाके कंप्लेंट करे या एफआईआर करे, फिर उस पीड़ित व्यक्ति को न्याय दिलवाए। दूसरा तरीका ये है कि अपराध होने से ही रोक दिया जाए, अपराध का निवारण ही कर दिया जाए, वे घटक ही हटा दिए जाएं जिनसे अपराध होने की संभावना है। तो अपराध का जो निवारण है कि अपराध को ही खत्म कर दिया जाए, अपराधियों को नहीं, अपराध को ही खत्म कर दिया जाए। तो उस पर सीआरपीसी में प्रमुख प्रावधान किए गए हैं। वो कौन कौन से प्रावधान हैं जो कहते हैं कि अपराध का ही निवारण कर दो? तो उनमें है सेक्शन 106 से 124, धारा 106 से 124 तक में अपराध निवारण के लिए प्रावधान है। अब इसमें क्या है वो हम आपको नहीं बताएंगे, आप जाके थोड़ा देख लीजिए अपने तरफ से भी। और दूसरा धारा 129 से 132 तक, इसमें भी अपराध निवारण के संबंध में प्रावधान है। धारा 144 से 153, जो धारा 144 है उससे लेके 153 तक में ही प्रावधान है। 144 तो आपको पता है, जो धारा 144 लागू होती है कि धारा 144 लागू है, चार लोग इकट्ठे नहीं हो सकते, वो धारा 144 यही है, सीआरपीसी की ही धारा। ठीक है, तो ये जो है अपराध निवारण के बारे में प्रावधान करती है कि अपराध को होने से ही रोक दिया जाए। दूसरा इसका प्रमुख प्रावधान है बच्चों, माता पिता और पत्नी के भरण पोषण का प्रावधान, धारा 125 से 128। जी हाँ दोस्तों, जो धारा 125 है और वहां से लेकर धारा 126, 127 और 128 तक में प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर यह कर्तव्य अधिरोपित किया गया है कि वो अपने माता पिता जिनके पास आय का कोई स्रोत नहीं है, कोई साधन नहीं है, वृद्ध हैं, अपनी पत्नी जिसके पास आय का कोई स्रोत नहीं है, साधन नहीं है, वृद्ध है या फिर उसके साथ रहती हैं। ठीक है, और तीसरा अपने बच्चों का भरण पोषण करना ही होगा, ये उनका कर्तव्य अधिरोपित किया गया है सीआरपीसी में धारा 125 से 128 में। ये इसका प्रमुख प्रावधान दूसरा है। इसका तीसरा प्रमुख प्रावधान है पब्लिक न्यूसेंस, धारा 133 से 143। धारा 133 से 143 में पब्लिक न्यूसेंस के बारे में बताया गया है। इसका प्रावधान है कि इसको कैसे हटाया जाएगा और क्या पब्लिक न्यूसेंस होगा। इसके बाद चौथा प्रमुख प्रावधान है इनहेरिएंट पावर्स ऑफ हायर कोर्ट्स, धारा 482। जी हाँ दोस्तों, धारा 482 के अंतर्गत जो हायर कोर्ट्स हैं जिनमें उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय आते हैं, उनको इनहेरिएंट्स अंतर्निहित शक्तियाँ दी गई हैं जिनके अंतर्गत वो काम करते हैं। ये इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं। पांचवी प्रमुख विशेषता है कार्यकारी मजिस्ट्रेट को आपातकालीन स्थिति में आदेश देने की शक्ति, धारा 144। जी हाँ दोस्तों, जो कार्यकारी मजिस्ट्रेट है उसको धारा 144 के अंतर्गत यह अधिकार दिया गया है कि अगर आपातकालीन स्थितियां बन रही हैं उसके क्षेत्र में, तो वह
आदेश दे सकता है, धारा 144 लागू करवा सकता है कि कोई भी व्यक्ति घर से बाहर ना निकले, ज़रूरी काम हो तभी निकले, 4 लोग इकट्ठे ना हों, जिससे दंगा, आगजनी, हत्या जैसे गंभीर अपराध रोक सकें। तो ये इसकी 5वीं प्रमुख विशेषता है। इसकी 6वीं प्रमुख विशेषता है उच्चतर न्यायालयों के पुनरीक्षण का अधिकार, 397 से 405। जी हाँ दोस्तों, धारा 397 से 405 तक में जो उच्चतर न्यायालय हैं, हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट, इनको पुनरीक्षण, रिवीजन का पावर दिया गया है। किसी भी मामले का पुनरीक्षण करना या उसका रिवीजन करने का अधिकार वो सीआरपीसी ही देती है। ऐसा नहीं है कि उनके पास अपने आप में निहित होता है, नहीं, उन्हें सीआरपीसी की धारा 397 और 405 तक में, इन सेक्शंस में अधिकार दिया गया है कि वो किसी भी मामले का पुनरीक्षण कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। तो ये अधिकार उन्हें इसी के द्वारा दिया गया है।